हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीपीएस एकेडमी। दोस्तों, आज ये सेशन होने वाला है सामान्य विज्ञान। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने उन प्रश्नों को इसमें सिलेक्ट किया है जो अभी तक पुलिस भर्ती में आए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले दोस्तों इसे देखते हैं डाणी बनाने में, यानी जहाँ नाई का लोग काम करते हैं तो वहाँ जो शीशा प्रयोग किया जाता है वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं गाड़ी की हेडलाइट जो होती है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और वहीं दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर जो होता है, दांत के डॉक्टर के पास जो एक दर्पण होता है तो वो किसका अवतल दर्पण ही होता है। वहीं आँख कान नाक चिकित्सक के पास भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग डाणी बनाने वाले साधनों में, वहीं गाड़ी की हेडलाइट में, वहीं दंत चिकित्सक के पास और आँख कान नाक चिकित्सक के पास होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ड्राइवर के बगल में। अगर दोस्तों आप फोर व्हीलर में बैठे होंगे तो जो ड्राइवर के पास में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। और वहीं स्ट्रीट लाइट, जो रोड पे जलती हुई स्ट्रीट लाइट आपने देखी होंगी दोस्तों, तो उनमें जो दर्पण का प्रयोग होता है, शीशे का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा होता है? स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में जो कि फोर व्हीलर गाड़ियों में होता है, आप बाइक पे भी देख सकते हैं, जो बाइक में साइड में लगा होता है शीशा, तो वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और स्ट्रीट लाइट में भाई अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो श्रृंगार साधनों में इसका जो प्रयोग होता है श्रृंगार साधनों में होता है। ज़्यादातर घरों में यूज होता है। जो हम यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो घरों में लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है शीशा, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस। तो दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है कैमरे में होता है। तो जितने भी कैमरे हैं या अपना मोबाइल का जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और सूक्ष्मदर्शी, अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे होंगे तो आपने सूक्ष्मदर्शी देखी होगी दोस्तों, जिससे हम ऐसे जीवाणुओं विषाणुओं को देख सकते हैं जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनको किससे देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। तो वहीं तो दूरदर्शी के प्रयोग में भी जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और दूर दृश्य दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में, दूर दृश्य दोष वाले व्यक्ति के चश्मे यानी जिसकी नज़र, अब देखियो दोस्तों क्या होता है, दूर दृश्य दोष वाले की जो नज़र होती है वो दूर की खराब होती है, पास की होती है। तो दोस्तों पढ़ने से ये लगता है कि दूर दृश्य दोष यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो, ऐसा लग रहा है। पर नहीं दोस्तों, दूर दृश्य दोष जिस व्यक्ति को होता है उसे निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं साफ, और वो निकट की वस्तुओं को साफ देखने के लिए चश्मे का प्रयोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस की पहचान अगर देखें दोस्तों, अगर छूने से आपको देखेंगे तो ये उत्तल लेंस इसके बीचों बीच में क्या होगा? थोड़ा सा मोटा होता है। क्या होगा? मोटा सा होता है। तो दूर दृश्य दोष वाले व्यक्ति को कहाँ पास का नहीं दिखाई देता? कहाँ का नहीं दिखाई देता? याद रखना, दूर दृश्य दोष वाले को पास का नहीं दिखाई देगा, जबकि वो दूर का साफ देख सकता है। तो इतना याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है? तो गैलीलियो दूरदर्शी में। गैलीलियो दूरदर्शी क्या होती है दोस्तों? तो जैसे कि अंतरिक्ष के लिए देखने के लिए जिन लेंस का प्रयोग किया जाता है वो गैलीलियो दूरदर्शी होती है। उससे हम दोस्तों सूर्य चंद्रमा और तारों को हम देख पाते हैं। तो ऐसी गैलीलियो दूरदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस की दोस्तों अगर हम पहचान देखें तो इसका बीचों बीच में भाग कैसा होगा? थोड़ा सा पतला होता है
और बाहरी जो इसका आकार वो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो छूने से भी आप देख सकते हैं कि ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। तो अवतल लेंस का जो होगा बीचों बीच में हल्का सा पतला होता है और बाहरी साइड में क्या होगा वो थोड़ा सा मोटा होता है। निकट दृश्य दोष वाले व्यक्ति के चश्मे भी कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। दोस्तों अब निकट दृश्य दोष वाले व्यक्ति को क्या होता है, इसे निकट की तो वस्तु साफ दिखाई देती है पर ये दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें निकट दृश्य दोष होता है ये बगैर चश्मे के अखबार तो पढ़ लेते हैं पर ये दूर के काम करने के लिए इन्हें चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे गाड़ी चलाएंगे, अदरवाइज अदर कामों में जहाँ दूर से देखना हो पड़े तो ऐसे के लिए ये क्या करते हैं, चश्मे का प्रयोग करेंगे और नज़दीक की वस्तुएं इन्हें साफ दिखाई देती हैं। तो निकट दृश्य दोष वाले व्यक्ति में जो लेंस लगा होता है वो अवतल लेंस होता है और निकट दृश्य दोष वाले व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों, दूर की दृष्टि कमजोर होती है और निकट की वस्तुएं ये साफ से, यानी कोई अगर अखबार या बुक इनको पढ़ने को दे दिया तो ये साफ साफ पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन दोस्तों किसका होता है? तो अगर हम बात करें सबसे अधिक विचलन किसका रंग का होता है तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। आगे सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे कम विचलन दोस्तों क्या होता है? लाल रंग का होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। कांच में सबसे कम गति किस रंग की होती है? कांच में सबसे कम गति किस रंग की होती है? तो ये होती है बैगनी रंग की। किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। वहीं प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। कौन कौन सा होता है दोस्तों? लाल, हरा, नीले को हम प्राथमिक रंग बोला जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, किस रंग की होती है? ये लाल रंग की होती है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, ये खतरे के निशान के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? धूप के चश्मे की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं डायोप्टर। हम डायोप्टर के द्वारा क्या होता है, किसी भी लेंस की क्षमता को नाप सकते हैं। और जो धूप के चश्मे की क्षमता होती है वो शून्य डायोप्टर होती है। कितनी होती है दोस्तों? शून्य डायोप्टर होती है। भाई अगर हम उत्तल लेंस की क्षमता देखें तो कितनी होती, कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी? धनात्मक होती है। और वहीं अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक डायोप्टर होती है। ऋणात्मक डायोप्टर होती है। वहीं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। रेटिना पर चित्र कैसा बनता है? तो रेटिना पे दोस्तों चित्र कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों रेटिना क्या होता है? जो हमारी आँख होती है, आँख के पीछे साइड में जो स्थान होता है जिसे हिंदी में पर्दा कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारी आँख के अंदर बनता है यानी रेटिना पे बनता है, वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर आप कोई पेड़ देख रहे हो तो उस पेड़ का जो हमारी आँख के पीछे जो पर्दा होता है तो उसमें जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्रकाश की चाल का मापन दोस्तों किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन किसके द्वारा किया गया था? ये रोमर के द्वारा किया गया था। प्रकाश की चाल का जो मापन सबसे पहले किसने किया था? रोमर के द्वारा किया गया था। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती किस में है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। अब दोस्तों निर्वात क्या होता है तो इसको समझ लीजिएगा। निर्वात दोस्तों ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, यानी जहाँ कोई भी किसी तरह की हवा, गैस कुछ भी ना हो, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। अगर मान के चलें कोई ऐसा कमरा हो, जैसे दोस्तों क्या होता, कोई भी बोतल है, कोई भी कमरा है, क्या है, देखने से लगता है कि ये खाली है पर ये हवा से भरा हुआ होता है। जिसे हवा से भरा हुआ होता है इसे हम निर्वात नहीं कह सकते हैं। हम निर्वात तब कह सकते हैं कि जब कोई कमरे से जो वायु है उसको निकाल दिया जाए
तब वो इस जो चीज़ क्या हो जाएगी, निर्वात हो जाएगी। तो ऐसे स्थान से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती, जहाँ कुछ भी वायु और गैसें नहीं पाई जाती हैं, निर्वात होता है, तो वहाँ प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, RDX के खोजकर्ता कौन थे? तो RDX क्या होता है दोस्तों, ये एक डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है, मतलब ये विस्फोटक पदार्थ होता है। RDX है, जिसके खोजकर्ता कौन थे? हैनिंग थे, हैनिंग। तो ये विस्फोटक पदार्थ होता है जिसके खोजकर्ता हैनिंग थे। और चूहे मारने की दवा में क्या मिला होता है? चूहे मारने की दवा में दोस्तों जिंक सल्फाइड मिला होता है, जिंक सल्फाइड। इसको खाने से क्या होता है? चूहों की मौत हो जाती है। तो चूहे मारने की दवा में क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। सबसे अधिक वेग किस किरणों का होता है? सबसे अधिक वेग किन किरणों का होता है? तो देख सकते हैं कि गामा किरणों का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग क्या किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाने वाली एथिलीन। तो एथिलीन क्या होता है? एथिलीन का प्रयोग दोस्तों क्या है? कच्चे फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं? तो कृत्रिम वर्षा दोस्तों क्या होता है, किसी स्थान पर अगर हम सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर देते हैं, तो छिड़काव, तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा क्या है, आसमान में क्रिया करके क्या होती है, कृत्रिम वर्षा हो जाती है। तो अगर ये छोटे से बीच में, छोटे से स्थानीय बीच में ऐसी हम वर्षा करा सकते हैं, तो इसको हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा की जा सकती है? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होती है। तो याद रखना दोस्तों। वहीं कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक वेग गामा किरणों का होता है। साबूदाना किससे बनता है? तो साबूदाना दोस्तों खाया होगा आपने। तो साबूदाना जो बनता है वो साइकस नाम का एक पौधा होता है। साइकस नाम के पौधे से क्या होता है? साबूदाना का तैयार किया जाता है। भाई चिलगोजा, चिलगोजा भी एक तरह का व्यंजन है दोस्तों। और ये दोस्तों किससे बनता है? ये साइनस पौधे से इसको भी बनाया जाता है। इसको साइनस से होता है, याद रखना दोस्तों। इसको साइकस कहते हैं, इसको साइनस कहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता है नाम। तो साबूदाना जो होता है वो साइकस पौधे से होता है, वहीं चिलगोजा दोस्तों साइनस पौधे से प्राप्त किया जाता है, बनता है। गिद्धों की मौत का कारण क्या है? तो गिद्धों की मौत का कारण क्या है? देखो दोस्तों, गिद्ध आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, तो इसका क्या कारण है कि गिद्धों की मौत का कारण जो बताया गया है दोस्तों, डिक्लोफेनिक सोडियम। दोस्तों पशुओं को इलाज के दौरान जो भी इस तरह का जो इंजेक्शन लगाया जाता है डिक्लोफेनिक सोडियम, और उसके बाद अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, उसको खुला में छोड़ देते हैं और गिद्धों को द्वारा उसको खा लिया जाता है, और उसके उपरांत क्या होता है, गिद्धों की इस डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो गिद्धों की जो मौत का कारण सबसे सर्वाधिक है वो किसकी वजह से है? डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। जय हिंद दोस्तों। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रखें।